चलिए, थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक रह गया था, वो आज कंप्लीट करा दे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। बस ये थर्मोडायनेमिक्स आपकी कंप्लीट है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए जरा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये कहा है कि जितने भी हीट इंजन हैं, ऑल हीट इंजन्स में हीट का लॉस, हमने आइडियल इंजन में क्या कहा था, हीट का लॉस कंडक्शन में, कन्वेक्शन में, रेडिएशन में नहीं होता। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते हैं सब में लॉस होता है। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो देखिए, आइडियल गैस पे तो पूरी थ्योरी चलती है ना। ये आइडियल इंजन जो है उनके को एक तरीके से फेल कर रहे हैं, हम एक्चुअल इंजन की बात कर रहे हैं। हाँ, है इंजन से ही रहे, ठीक है। इन ऑल एक्चुअल हीट इंजन, इन ऑल एक्चुअल हीट इंजन, जितने भी एक्चुअल हीट इंजन हैं, ठीक है, इन ऑल हीट इंजन, एक्चुअल क्या करें, इन ऑल हीट इंजन्स, इन ऑल हीट इंजन्स, सभी हीट इंजन्स में देयर इज ए लॉस ऑफ हीट इन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड फ्रिक्शनल forces. In all heat engines, there is a loss of heat in conduction, convection, radiation and frictional forces. जितने भी हीट इंजन्स है उसमें हीट का लॉस कंडक्शन में है। देखिए, ये है आपकी हॉट बॉडी, जिसे आप सोर्स कहते हैं, जिसका टेम्परेचर T1 है। बीच में है गैस सिलेंडर, अब यहां पर Q1 हीट ली गई T1 टेम्परेचर पर और Q2 हीट रिजेक्ट की गई T2 टेम्परेचर पर। Q2 हीट रिजेक्ट की गई T2 टेम्परेचर। तो थर्ड लॉ के अनुसार ऑल एक्चुअल हीट इंजन में, इन ऑल हीट इंजन्स
देयर इज ए लॉस ऑफ हीट इन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये पहली बात। थर्ड लॉ से ये बताया गया कि हीट का लॉस कंडक्शन में है। कंडक्शन, मेटल जिस तरीके से गर्म होता है उसे कंडक्शन। कन्वेक्शन, गैस जिस तरीके से गर्म होती है वो कन्वेक्शन। भाई जैसे पानी गर्म करते हो, हीट दी गई तो वाटर के मॉलिक्यूल जो हीट अप हो गए वो ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं। वो डेंसिटी का वेरिएशन भी होता है। ठीक है, ये दरवाजा हल्का से भी करो। हाँ, तो डेंसिटी का वेरिएशन भी है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम हो गई वो ऊपर और ऊपर वाले नीचे, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो उसे क्या कहते हैं? कन्वेक्शन, संवहन। ठीक है, आपका है रेडिएशन। जब कोई बॉडी बहुत गर्म हो जाती है तो उससे क्या, चाय ले लें। जब कोई बॉडी बहुत गर्म हो जाती है तो उससे रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हीट प्रोड्यूस होने लगती, तो उसे क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तो हीट का लॉस इन सब में होता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस। अभी तक हम क्या कहते थे? कोई लॉस नहीं होता था। तो आइडियल इंजन के लिए जब लॉस नहीं होता था तो Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2। ठीक है, तो देखिए इन आइडियल इंजन के लिए आपने क्या पढ़ा? Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2, ये आपने पढ़ा। आइडियल इंजन के लिए आपने ये पढ़ा है Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2। अब इन एक्चुअल इंजन, हीट इंजन, एक्चुअल हीट इंजन के लिए Q1 अपॉन T1 डज नॉट इक्वल टू Q2 अपॉन T2, बराबर नहीं होता। और Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2, ये क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी, ये है आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी। Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2, ये क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव। ये जीरो नहीं आए कि पॉजिटिव, मतलब इसका मतलब क्या है? Q1 अपॉन T1 इंट्रॉपी S1, Q2 अपॉन T2 इंट्रॉपी S2, तो इंट्रॉपी बढ़ रही है। ये क्या है? इंट्रॉपी बढ़ रही है। इंट्रॉपी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये क्या है भाई? ये आप Q1 अपॉन T1 को इंट्रॉपी S1 लेते थे, Q2 अपॉन T2 को इंट्रॉपी S2 लेते थे, तो S1 माइनस S2 हुआ जाके, तो इंट्रॉपी सिस्टम की इंक्रीज कर रही है। भाई हीट और टेम्परेचर का रेशियो तो इंट्रॉपी कहते हो ना, हीट और टेम्परेचर के रेशियो को इंट्रॉपी। तो ये Q1 है, ऐसे ठीक है। अरे दीपावली हुई है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंट्रॉपी S1 मान लेते हैं और इसे इंट्रॉपी S2। तो पहले इंट्रॉपी S1 माइनस, मतलब इंट्रॉपी क्या हुई? इंक्रीज करी। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इंट्रॉपी इंक्रीज करी। तो जब आप गैस सिलेंडर को हीट मिलेगी, हीट इंजन को, तो इसका मतलब है जब इंजन वर्क करेगा तो उसकी इंट्रॉपी बढ़ती है। उसमें क्या था कि पहले जो इंट्रॉपी थी वही बाद में थी। मतलब ये कहने का ये है
कि Q1 हीट मिली है T1 टेम्परेचर पर, ठीक है, Q2 हीट रिजेक्ट किया है T2 टेम्परेचर पर। तो इंट्रोपी की वैल्यू क्या हुई है, मतलब क्या होता है हीट Q1 अपॉन T1 आप किसके बराबर कर रहे थे, Q2 अपॉन T2। तो मतलब पहले जो इंट्रोपी थी उसने हीट रिजेक्ट किया तो वो इंट्रोपी, तो दोनों का चेंज क्या हुआ, जीरो। पहले बराबर है तो क्या आएगा, जीरो। पर यहाँ की स्थिति में Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2 से आपका मतलब क्या, हीट इंक्रीज करे, इंट्रोपी क्या हुई, इंक्रीज करे। मतलब Q1 अपॉन T1 बराबर नहीं आया है, पर बराबर नहीं आया पर ज्यादा आया है। Q1 अपॉन T1 का रेशियो माइनस Q2 अपॉन T2 का रेशियो क्या हुआ, पॉजिटिव। तो मतलब इंट्रोपी सिस्टम की क्या हुई, बढ़ी, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी आने से इंक्रीज करी। नहीं समझ में आया? क्यों हम ये कहते हैं कि इंजन की, हीट इंजन की इंट्रोपी जो होती है वो फिक्स वे में चलती है। अभी देखो टीएस डायग्राम में हमने इंट्रोपी S1 ली थी, ठीक है, और S1 मानी और फिर क्या मानी, S2। जब इंजन अपनी इनिशियल पोजीशन में आया तो S2 से फिर S1 हो गई। तो मतलब इंजन की इंट्रोपी S1 से चेंज होकर S2 पे गई, फिर S2 से चेंज होकर S1, मतलब इंट्रोपी फिक्स रही है। जो गैस ने हीट ली, वर्क किया, फिर हीट रिजेक्ट कर, गैस की हीट इंक्रीज नहीं करी है, ये है। पर एक्चुअल इंजन जो होते हैं उनमें इंट्रोपी, अगर हीट अपॉन टेम्परेचर का रेशियो बढ़ रहा है तो उसकी इंट्रोपी क्या होती है, बढ़ रही है। ये वैल्यू अगर जीरो आ जाती तो क्या होता है, इंट्रोपी, ये तो बराबर था ही, तो जीरो आती है इसके लिए। Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2 क्या आता है, जीरो। मतलब गैस सिलेंडर ने कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करी, और यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब एक्चुअल इंजन में Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2 या Q2 अपॉन T2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये, और क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब इंजन की हीट इंक्रीज करी है, इंट्रोपी इंक्रीज करी है। तो जब साइकिल आफ्टर साइकिल रिपीट होती है तो इंट्रोपी सिस्टम की बढ़ती चली जाती है, ये कहने का मतलब। व्हेन साइकिल आफ्टर द साइकिल आर रिपीटेड देन इंट्रोपी, हीट मिली, गैस की हीट, इंट्रोपी बढ़ गई, फिर इंट्रोपी बढ़ गई, फिर इंट्रोपी बढ़ गई, तो इंट्रोपी बढ़ती चली जा रही, ये हम लिखने जा रहे हैं। व्हेन, एक मिनट, साइकिल आफ्टर द साइकिल are repeated, then entropy of the system of the engine will be increases and tends to maximum value, और पहुंच जाती है मैक्सिमम वैल्यू पर। when cycle after cycle are repeated then entropy of engine will be increases and tends to maximum value. बोलो। ये एंट्रोपी में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्या? जब इंट्रोपी का चेंज होता है तो Q1 क्या है, हीट एब्जॉर्ब है ना, और Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड। तो उस ड्यूरेशन में हीट क्या होगी कि मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई तो टेम्परेचर T1 फिक्स रहेगा। Q2 हीट जब रिजेक्ट होगी तो मतलब जब इंट्रोपी चेंज होती है तो टेम्परेचर उस ड्यूरेशन का कांस्टेंट मानते हैं। तो सर मतलब ये टेम्परेचर T1 T2 तो फिर चेंज कैसे हुआ?
T1 से T2 कैसे चेंज हुआ जब ये कांस्टेंट है, फिक्स है? मतलब ऐसे नहीं हो रहा है कि इंट्रॉपी S1 फिक्स है, S1 थी, हीट एब्जॉर्ब हुई, इंट्रॉपी S2 हो गई, ठीक है, फिर S2 से चेंज होकर S1 हो गई। एंट्रोपी चेंज हो रही है ना, हाँ, हाँ। S1 और S2, तो ये इसमें टेम्परेचर भी तो T1 और T2 हो जा रहा है ना। हाँ, तो T1 पहले T1 कॉन्स्ट, टेम्परेचर हाँ, तो जब हीट एब्जॉर्ब होती तो टेम्परेचर T1 रहता है, और जब हीट रिजेक्ट होती तो टेम्परेचर T2। T2 रहता है। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस लगते हैं। तो चेंज तो हो रहा है ना टेम्परेचर चेंज। ये T1 जब हीट एब्जॉर्ब हुई है तो कौन सा प्रोसेस लगा है? आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर उस ड्यूरेशन में कांस्टेंट। फिर जब आपकी Q2 हीट रिजेक्ट किया है तो आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर T2 कांस्टेंट, तो वो भी आइसोथर्मल है ना। लेकिन सर ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा T1 T2। बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। वो तो प्रैक्टिकल इंजन में जाओगे तब वहाँ की स्थिति, थ्योरिकल बेस में चेंज तो बड़ा है। हाँ, पॉजिटिव क्वांटिटी तो तब आएगी जब S1 बड़ा होगा। हाँ, तो S1 तो बड़ा ही होगा। जब S1 बड़ा होगा तो S1 से S2 जा रहा है तो एंट्रोपी तो घट रही है, फिर डिक्रीज कर रही है। क्या? जब S1 से S2 गया तो S1 बड़ा है तो एंट्रोपी तो घट गई ना सर। मतलब क्या कह रहे हो, हम समझे नहीं। आपने भी बोला था कि एंट्रोपी इंक्रीज करेगी जब पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी आने पे तो S1 बड़ा है। ये इसको S1 S2 ना मानो, कंफ्यूज कर रहे हैं। ये इंट्रॉपी का चेंज मानो बस, ठीक है। Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई थी T1 टेम्परेचर पर, Q2 हीट रिजेक्ट हुई थी T2 टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इंट्रॉपी का चेंज है, ये भी इंट्रॉपी का चेंज है। वो छोड़ दो, S1 S2 से कंफ्यूजन आ रहा है। तो इन डेल्टा S हुआ, Q1 एब्जॉर्ब हीट है T1 टेम्परेचर पे, इसे इंट्रॉपी का चेंज मानिए। Q2 हीट रिजेक्टेड है T2 टेम्परेचर पे, इसे एंट्रोपी का चेंज मानिए। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई, Q2 हीट रिजेक्ट हुई, तो एंट्रोपी क्या हुई? इंक्रीज करी। एंट्रोपी तो चेंज बढ़ा ना Q1 से Q2 के बीच में। Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई T1 टेम्परेचर पे, इसे एंट्रोपी का चेंज मानो DS। एंट्रोपी नहीं, एंट्रोपी का चेंज। हाँ, DS1 मानो, और इसे DS2 मानो। तो ये क्या हुआ कि इससे आपका पॉजिटिव क्वांटिटी आया, एंट्रोपी का चेंज है वो, ठीक है। अब तो ठीक है कि पहले Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई T1 टेम्परेचर पर, Q2 हीट रिजेक्ट हुई T2 टेम्परेचर पर, तो वो आपकी एब्जॉर्ब हीट, उस समय की एंट्रोपी का चेंज और इस समय की एंट्रोपी का चेंज। तो पूरे प्रोसेस में एंट्रोपी तो बढ़ती है ना। हाँ, हाँ। तो S1 जो S2 होगी वो ग्रेटर देन होगी S1 से। S1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू S1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि S1 ना मानो, इसे DS1 मानो। तब भी अगर सोचे भी तो S2 की वैल्यू बड़ी होगी ना S1 से, तो माइनस में आना चाहिए। नहीं नहीं भाई, जैसे Q1 ऐसे समझो कि जब इंजन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो Q1 हीट हुई, तो Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई, हमें तो एंट्रोपी का चेंज लेना है, तो हमने Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई DS1 लिया, और वो क्या है? Q1 अपॉन T1, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू क्या हुई? ज़्यादा हुई ना, कांस्टेंट टेम्परेचर T1 से दिखा, हाँ। और DS2 है इंट्रॉपी का चेंज, वो क्या हुआ? Q2 अपॉन T2। तो Q1 इज ग्रेटर देन, तो Q2 होता ही है ना। तो ये आपका मतलब Q1 हीट ज़्यादा ले रहा है और Q2 हीट कम ले, तो हाँ। जब Q1 ज़्यादा है Q2 से और T मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो S1 ग्रेटर होगा S2 से। DS1 से दिखा रहा है एंट्रोपी का चेंज, हाँ, मतलब ग्रेटर होगा ना। ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पर DS1 इज ग्रेटर देन DS2 आएगा, तभी तो चेंज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये S1 S2 वाले पॉइंट छोड़ दो, नहीं तो उससे गड़बड़ा रहा है, क्योंकि वो चेंज के फॉर्म में। अब ये देखिए, हाँ देखिए आइडियल इंजन में Q1 अपॉन, इधर देख लो जरा आस्था, इधर देखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स इससे भी आएंगे ही आएंगे। तो देखो, तुमने पीछे पढ़ा कि एक्चुअल इंजन में जितने भी आइडियल इंजन होते हैं उनमें हीट का लॉस किस में होता है? कंडक्शन में होता है, कन्वेक्शन में होता है, रेडिएशन में होता है, फ्रिक्शन में होता है, सब में लॉस आपने नहीं माने आइडियल इंजन में।
ठीक है, जितने भी आइडियल इंजन है, मतलब जो कार्नोट का इंजन है या कार्नोट का रेफ्रिजरेटर है, उसमें आपने क्या कहा कि हीट का कोई लॉस नहीं, चाहे कन्वेक्शन हो, चाहे कन्वेक्शन हो, चाहे रेडिएशन हो, चाहे फ्रिक्शनल फोर्सेस हो। पर जो प्रैक्टिकल इंजन है उसमें ये सब लॉस है। तो हमने इसीलिए लिखा इन ऑल हीट इंजन्स, जितने भी हीट इंजन्स है, देयर इज ए लॉस ऑफ हीट इन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस। कंडक्शन में भी हीट का लॉस है, कन्वेक्शन में भी हीट का लॉस है, रेडिएशन में भी हीट का लॉस है और फ्रिक्शनल फोर्सेस। कहीं पर भी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं जिसमें लॉस ना हो, सब में लॉस है। पहला पॉइंट ये। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिकल इंजन में किस में लॉस है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में यही बनता है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हीट का लॉस सब में है। ऑल इंजन्स में हीट का लॉस कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और फ्रिक्शनल फोर्सेस। अभी आपने आइडियल गैस स्केल पढ़ाई है। क्या पढ़ा है कि Q1 हीट जो एब्जॉर्ब करता है T1 टेम्परेचर पर, Q2 हीट जो रिजेक्ट करता है T2 टेम्परेचर पे, वो आपने बराबर माने थे। Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। प्रूफ भी कराया है तुमको, ठीक है, ये आपने माने थे। जब ये माने थे तो Q1/T1 माइनस Q2/T2 क्या है? 0। मतलब जो इंजन है वो जितनी हीट ले रहा है उतना वर्क कर दे रहा है, उसकी हीट इंट्रॉपी नहीं बढ़ रही है। Q1/T1 माइनस Q2/T2 0 है, तो इंट्रॉपी का इंक्रीमेंट क्या है? 0। आइडियल इंजन के लिए यही तो माना है आपने। इंट्रॉपी क्या मानी है? कांस्टेंट मानी है। मतलब S1 से गई S2 पे और फिर S2 से गई S1। मतलब अगर इंट्रॉपी बढ़ी तो बढ़ेगी, फिर ओवरऑल वे में अगर पूरी कार्नोट साइकिल के लिए आप इंट्रॉपी का चेंज कैलकुलेट करते हो तो वो क्या आता है? 0 आता है। मतलब इंट्रॉपी क्या रहती है? कांस्टेंट। अगर चेंज भी हो रही है, मतलब जैसे गैस सिलेंडर है, उसने हीट ली तो कार्य किया, फिर हीट वो रिजेक्ट करी, उसने खुद हीट एब्जॉर्ब नहीं करी, ठीक है, ये हुआ। पर प्रैक्टिकल इंजन में, एक्चुअल इंजन में लिखा इन एक्चुअल हीट इंजन Q1/T1 डज नॉट इक्वल टू Q2/T2, ठीक है। तो Q1/T1 Q2/T2 के बराबर नहीं है, बल्कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब इंट्रॉपी क्या है? बढ़ रही है। ये आपने पढ़ा भी है कि जितने रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, उनके लिए इंट्रॉपी बढ़ती है, ठीक है। मतलब आप एक इंजन वर्क किया, हीट लिया, वर्क किया, सिंक में गई, इंट्रॉपी बढ़ गई, फिर हीट लिया, वर्क किया, सिंक में गई, इंट्रॉपी बढ़ गई। तो लगातार इंट्रॉपी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। वही लिख रहे हैं, व्हेन साइकिल आफ्टर द साइकिल आर रिपीटेड, जब एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल रिपीट होगी, ठीक है, देन इंट्रॉपी ऑफ इंजन विल बी इंक्रीजेस एंड टेंड्स टू मैक्सिमम वैल्यू, और वो एक मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करने लगेगी और इंजन पहुंच जाएगा एक स्टेज पर, स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी, ठीक है। मतलब इंजन पहुंच जाता है स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी पर, ठीक है। तो लिख रहे हैं इंजन approaches to the state of stringency, इसे स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी, STAG याद करना है, STAG NANANCY स्टेंजेंसी, ठीक है। और इंजन पहुंच जाता है, यही बताना, रुक जाओ, स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी। हाँ, चाबी लो, चाबी इधर है, दे दे जरा। स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी, ठीक है, स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी एंड नो वर्क
कैन बी डन बाय द इंजन एट दिस स्टेज। नो वर्क कैन बी डन बाय द इंजन एट दिस स्टेज। कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा इंजन के द्वारा इस स्टेज पर। नो वर्क कैन बी डन बाय द इंजन एट दिस स्टेज। अरे भाई दरवाजा जरा समक्ष बंद रखो। इस स्टेज के बाद इंट्रोपी जो है, अगर इस स्टेज पे पहुंच गए तो इंट्रोपी किसे मीजर करेगी? डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। मतलब अब अभी तक इंट्रोपी से उसके परफेक्ट ऑर्डर वर्क को आप ले रहे थे कि पिस्टन पे वर्क डन हो रहा था। अब इंट्रोपी क्या करेगी? डिसऑर्डर, मतलब गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन पे प्रॉपर फोर्स जो लगाना चाहिए वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वो डिसऑर्डर को मेजर करेगी। आफ्टर द स्टेज ऑफ स्टेंजेंसी entropy measure the disorder of the system। अभी कर रहे हैं disorder of the system। इंट्रोपी मीजर करेगी डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। वो डिसऑर्डर को मीजर करेगी, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। हाँ जरा एक बार क्या होता है देखो जरा सुनो कि क्या होता है। जैसे प्रैक्टिकली आप सोचिएगा, स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी का मीन समझो। स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी का मीन्स ये है, स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी का मीन्स ये है कि इस स्टेज पर जो प्रैक्टिकल वे की बात करो तो वो ये है, जैसे बाइक है, आप चलाते चले जा रहे हो, चलाते मतलब साइकिल आफ्टर द साइकिल रिपीटेड। तो साइकिल आफ्टर द साइकिल रिपीट कब करेगी? जब इंजन चलता जा रहा। तो तभी तो स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी मतलब इंट्रोपी, साइकिल आफ्टर द साइकिल रिपीट हो रही है। एक बार हीट ली वर्क हुआ, फिर हीट ली वर्क हुआ। ठीक है, इंजन बार बार गैस सिलेंडर उसी प्रारंभिक स्थिति पर बार बार पहुंच जा रहा है। तो वो स्टेज बार बार वो परफेक्ट ऑर्डर में पहुंचता। इधर देख दो हरिओम। तो क्या हो रहा है कि हीट इस गैस सिलेंडर की बढ़ती जा रही। जैसे आप बाइक लेके निकल गए, लॉन्ग रूट पे चलाते चले जा रहे हो, कहीं बाइक रुकने ही नहीं दे रहे हो, उसे रेस्ट में आने ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर स्टेज पर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इंजन हीट कर जाता है, जिसके बाद अगर तुम हीट देते हो, इंजन को स्टार्ट करके फिर चलाने की कोशिश करते हो, तो गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन पे प्रॉपर फोर्स नहीं लगाएंगे। ऐसी स्टेज आती है। वो मोस्टली हम कभी ऐसा नहीं होने देते, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कार है, हम लेके निकले और हम बाइक कार को हीट करेंगे तो हो सकता है कार में आग भी लग सकती है, वायर जो है वो जल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ज़्यादा हीट की स्थिति अच्छी नहीं रहती ना, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं करते। पर अगर आप लगातार बाइक को, जैसे आपने 4 बजे उठाई, हाईवे पे निकल गए, कहीं जाम मिलना नहीं, चलाते चले जा रहे हो, 60 70 80, हर बाइक की अपनी अपनी सिचुएशन, आप कहीं बंद नहीं होने दे रहे हो, इंजन लगातार चल रहा है, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बाइक इतनी गर्म हो जाएगी, ठीक है, कि आप उसे क्या करोगे, बंद करके खड़े होना पड़ेगा। आपको आधे घंटे पौन घंटे वेट करना पड़ेगा कि बाइक ठंडी हो जाए और गैस के मॉलिक्यूल फिर से परफेक्ट ऑर्डर में आ जाएं और पिस्टन पे फोर्स लगाएं। तो एक ऐसी स्टेज आती है, वो कहलाती है स्टेज ऑफ स्टेंजेंसी। ठीक है, इंजन अप्रोचेस टू द, मतलब आपने क्या किया, व्हेन साइकिल आफ्टर द साइकिल आर रिपीटेड, जब एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल रिपीट होती चली जा रही, इंजन चलता चला जा रहा है, ठीक है, देन एंट्रोपी ऑफ इंजन विल बी इंक्रीजेस। एंट्रोपी का मतलब क्या है, हीट बढ़ रही,
इंट्रोपी का मतलब क्या है, हीट बढ़ रही है, तो इंजन की हीट बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। हीट ऑफ द इंजन विल बी इंक्रीजेस एंड टेंस टू ए मैक्सिमम वैल्यू, और वो एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच रहा है, की तरफ जा रहा है, ठीक है। और पहुंच रहा है, उसने अप्रोच कर लिया, इंजन अप्रोचेस टू द स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी। स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी की ही स्थिति में वो आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी लगती है, हमने बताया था। स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी की स्टेट में ही गिब्स फंक्शन लगता है, ठीक है। स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी एंड नो वर्क कैन बी डन बाय द इंजन एट दिस स्टेज, और स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी पर फिर कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल का ऑर्डर ही क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर में चले जाएंगे। भाई परफेक्ट ऑर्डर होता है, हीट मिली, उन्होंने पिस्टन पे फोर्स लगाया, अब पिस्टन पे फोर्स ही नहीं लगा रहे, तो वो कौन सा डिसऑर्डर की स्टेट, ठीक है। आप देखिए, एंड नो वर्क कैन बी डन बाय द इंजन एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर इंजन के द्वारा कोई वर्क नहीं किया जाएगा। आफ्टर द स्टेज ऑफ स्टेंजेंसी, इस स्टेज ऑफ स्टेंजेंसी के बाद इंट्रोपी मेजर द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, मतलब स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी के बाद आप हीट दोगे तो डिसऑर्डर को मेजर करोगे, मतलब आप पर पिस्टन पर फोर्स नहीं लगेगा, ये कहने का मतलब। जब हीट कर गया, हीट दोगे इंजन, तो वो गैस के मॉलिक्यूल आपके फिर से पिस्टन पे फोर्स नहीं लगाए। और जब स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी हो जाती है तो क्या करते हो आप ठंडा करते हो, तो फिर हम वही कहेंगे एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, पानी डालने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है भाई। जल्दी करने में वो आप कर सकते हो, पर वो बेस्ट वे नहीं है, आप वेट करिए, ठीक है। तो वही हम लिख रहे हैं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जीरो टेम्परेचर इंट्रोपी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इट इंट्रोपी टेंस टू जीरो, इंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो, and the molecules of the system and gas molecules of the system, gas molecules of the system are in perfect order, perfect order. This is the third law of thermodynamics। ये आपका एंड हो गया, थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी का आज एंड हो गया। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंट्रोपी टेंस टू जीरो, इंट्रोपी क्या हो जाती है, टेंस कर जाएगी जीरो को, एंड गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम आर इन परफेक्ट ऑर्डर, गैस मॉलिक्यूल सिस्टम के परफेक्ट ऑर्डर में आ जाएंगे। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये है थर्ड लॉ। अगर ठंडे एटमॉस्फेयर में कोई भी मतलब बाइक या कुछ भी चलाए तो ये कंडीशन आएगी नहीं, ये बाइक में आपकी मोस्टली अगर आप जैसे चलाते हो बाइक, लॉन्ग रूट पे भी जाते हो, तो ये स्थिति जल्दी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आप इतनी दूर लगातार चला ही नहीं पाते हो। आप मान लीजिए 30 किलोमीटर गए तो थक गए, आप थोड़ी देर वेट कर लोगे, तो या मान लीजिए कोई लॉन्ग रूट में गए तो जाम लग गया, कहीं रुक गए, तो आप उसकी इस स्टेज पे कभी जल्दी पहुंचते नहीं। अब ज़्यादा जो लोग जैसे नहीं नए लड़के हैं, पता चला नई एनर्जी चलाते चले जा रहे हैं, तो उनके साथ हो जाता है ना।
अब जैसे ये जो बाइकों की रेसिंग एसिंग भी होती है तो उनमें भी इंजन बहुत पावरफुल होते हैं, बड़ा सिलेंडर है। अब जितना बड़ा सिलेंडर उसके अकॉर्डिंग उसकी स्थिति आती है, तो वो जल्दी ऐसा होता नहीं है इंजन में। अब जैसे कार आ रहे हैं, ये लॉन्ग रूट में आप चलाते चले जा रहे हो, पर उनमें कूलिंग सिस्टम लगा रहता है। कार में क्या होता है, कूलिंग से, अगर यही कूलिंग सिस्टम खराब हो जाए तुरंत 20-25 किलोमीटर पे हीट कर जाएगी। हीट करने पर आपके पास कोई और का तरीका नहीं है, आप कोल्ड होने का वेट करिए। जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर वो अपने आप स्टार्ट होता है। पहाड़ों में ऐसा क्या हो जाता है जो जल्दी हीट कर जाता है? पहाड़ों में तो भाई आपका इंजन पे लोड पड़ता है ना, कि आप चढ़ाते हो हाइट पे तो और ज़्यादा आपका साइकिल आफ्टर द साइकिल रिपीट होती है, जल्दी होगा, तो वहाँ पॉसिबिलिटी बहुत होती है इंजन की। ये हीटिंग इफेक्ट कार में नहीं मिल पाता, क्योंकि जहाँ पे बड़े बड़े इंजन हैं वहाँ कूलिंग सिस्टम लगा, कूलेंट भी पड़ता होगा, सुना होगा, तो उनमें नहीं। बाइक आइक में जल्दी हो सकता है। जैसे स्कॉर्पियो वगैरह के जो इंजन होता है काफ़ी वैसे होते हैं हेवी, मतलब ये बहुत ही बड़े, पर वहाँ पे सब में कूलिंग सिस्टम होता है। कूलिंग सिस्टम तो होता है सर, लेकिन अगर उनको अगर पहाड़ों पे चलाएंगे भी तो भी वो कितने 50 किलोमीटर नहीं बोल जाता है। हाँ, मतलब उतनी ऊपर जाने पे तो फिर हो ही जाएगा, पर इतना वो हम लोग जब भी चलाते हैं कार वार, तो वहाँ पर भी पहाड़ी में देखते हो ना, रुक रुक के ही हम जाते हैं, बिल्कुल चलाते ही नहीं चले जाते हैं, तो वो जल्दी नहीं होता है। देखिए ज़रा एक बार ज़रा थर्ड लॉ फिर से एक बार देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना है, ठीक है। अगले टर्न पे आपको ऑब्जेक्टिव ही बताने। देखिए ज़रा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सभी बच्चे मित्रा का अनसॉल्व पेपर अगले टर्न पे लाएंगे, ठीक है, क्योंकि मित्रा के इसलिए लाएंगे क्योंकि उसी से हम बताएंगे। तो पेपर सेट होते हैं 8, तो 8 पेपर सेट में जो पता चला हम एक ही अनसॉल्व होगा। हम पहला क्वेश्चन 2017 का बोल रहे हैं, तो तुम्हारा भी पहला होगा, नहीं तो पता चला ढूंढ रहे हो वो 22वां है, किसी के 25वां है, तो तुमको ढूंढने में दिक्कत हो। तो मित्रा का अनसॉल्व पेपर आज सभी बच्चे ले लीजिएगा, ठीक है। लाओ जरा किसका फोन उठा दो, निकाल। हेलो, हाँ है कहाँ? अब समझ नहीं आ रहा, अभी रॉन्ग नंबर लग रहा है, बाद में बात करना। देखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये है, इन ऑल हीट इंजन्स, सभी हीट इंजन्स में, ठीक है, देयर इज ए लॉस ऑफ हीट इन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो जो आपका आइडियल इंजन था उसमें हमने ये माना था हीट का कहीं कोई लॉस नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल इंजन में हमने माना है हीट का सब जगह लॉस है। हीट का लॉस कंडक्शन में है, हीट का लॉस कन्वेक्शन में है, हीट का लॉस रेडिएशन में है, हीट का लॉस फ्रिक्शनल फोर्सेस में, हीट का सब जगह लॉस है, पहला पॉइंट। इन ऑल हीट इंजन, सभी हीट इंजन्स में देयर इज ए लॉस ऑफ हीट इन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये पहला पॉइंट याद कर लो, सब में लॉस है, कंडक्शन में, कन्वेक्शन में, रेडिएशन में और फ्रिक्शनल फोर्सेस में। दूसरा भाई एक्चुअल हीट इंजन में Q1/T1, यही तो आइडियल गैस स्केल आपने प्रूफ किया है। Q1 एब्जॉर्ब्ड हीट है T1 टेम्परेचर पे, Q2 रिजेक्टेड हीट है Q2 टेम्परेचर पे। तो ये इंट्रोपी का चेंज DS1 है, ये इंट्रोपी का चेंज DS2, ठीक है। चेंज में ले लो DS1 और DS2, तो ये DS1 है, ये DS2 है चेंज। तो इंट्रोपी का चेंज क्या आता है? 0। चेंज इन एंट्रोपी क्या है? 0। मतलब गैस ने जितनी हीट ली गैस सिलेंडर में उतना वर्क किया है, हीट उसने एब्जॉर्ब नहीं करी है, एंट्रोपी आपकी बढ़ी नहीं है, ठीक है। आस्था इधर नोट कर लिया। तो एंट्रोपी का चेंज Q1/T1 माइनस Q2/T2 0।
तो मतलब जो इंट्रॉपी का चेंज पहली बार हुआ Q1/T1, फिर रिजेक्टेड में भी उतना ही हुआ, तो फाइनली वो वैल्यू 0 आई, इंट्रॉपी का चेंज 0 आया। जब हमने एक्चुअल इंजन में हीट का लॉस, हीट का जो वेरिएशन है वो बराबर किया नहीं, तो ये चेंज 0 नहीं आता है, बल्कि पॉजिटिव क्वांटिटी आता है। तो जब इंजन चलता है, मतलब ये आइडियल के लिए स्थिति थी, प्रैक्टिकल में जब इंजन चलता है तो इंट्रॉपी बढ़ती है। तो वही लिखा है, व्हेन साइकिल आफ्टर द साइकिल आर रिपीटेड, एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल रिपीट हो रही है, देन एंट्रोपी ऑफ इंजन विल बी इंक्रीजेज, एंट्रोपी जो इंजन की है बढ़ती है, एंड टेंड्स टू ए मैक्सिमम वैल्यू, और वो पहुंच जाती है मैक्सिमम वैल्यू पर, एंड टेंड्स टू ए मैक्सिमम वैल्यू, और पहुंच जाती है मैक्सिमम वैल्यू पर। इंजन अप्रोचेस टू द स्टेट ऑफ स्टैंड, भाई जब बढ़ती चली जा रही साइकिल रिपीट होती जा रही, तो एक पर्टिकुलर स्टेज है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी, कि आपका स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी आएगी और उस स्टेज पर आपको कोई वर्क नहीं मिलेगा। तो एक ऑब्जेक्टिव है, स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी पर क्या हो जाता है, स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी पर कोई वर्क नहीं होता, नो वर्क कैन बी डन बाय द इंजन, इंजन के थ्रू कोई वर्क नहीं होता, अभी तक कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आया, स्टेट ऑफ स्टेंजेंसी पर कोई वर्क नहीं होता। इस स्टेज पर अगर हीट मिलेगी तो डिसऑर्डर क्रिएट होगा। अगर आपका इंजन हीट हो गया और तुम फिर स्टार्ट करके और उसे और करोगे तो उससे कोई वर्क नहीं मिलेगा, वो डिसऑर्डर में है, डिसऑर्डर में है तो उसको परफेक्ट ऑर्डर आने दीजिए। अब जैसे आपको जो लोग बाइक चलाते हैं, बाइक का परफॉर्मेंस, जैसे कितनी भी बेकार बाइक हो, सुबह आप चलाइए तो बहुत अच्छा चलती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जैसे ही आपने सुबह स्टार्ट करी, ठीक है, तो वो उस सुबह अगर आप चलाएंगे तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल रात भर में बिल्कुल आइडियल परफेक्ट ऑर्डर में होते हैं, हीट मिलती है, वो बेटर परफॉर्म, और यही चलाते चले जा रहे हो, दिन भर आपने घसीटा, तो बाइक का परफॉर्मेंस लास्ट में उतना अच्छा नहीं रह जाता। तो वो यही है। तो यहां पर तो यही देखिए, आफ्टर द स्टेज ऑफ स्टेंजेंसी, अब इंट्रॉपी किसको मेजर करेगी, डिसऑर्डर को। एंट्रोपी मेजर द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी टेंड्स टू जीरो, एंट्रोपी क्या कर जाती है, टेंस कर जाती है जीरो की तरफ, एंड गैस मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम आर इन परफेक्ट ऑर्डर। मतलब एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल फिर से कहां पहुंचे हैं, आपके परफेक्ट ऑर्डर पर, फिर से परफेक्ट ऑर्डर, और इस परफेक्ट ऑर्डर पे तो फिर परफॉर्म बढ़िया करेंगे। ठीक है, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो डीजल और पेट्रोल वगैरह होते हैं, उनका इससे कोई रिलेशन है? चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, नहीं मतलब कुछ करते हैं, रोल पे करते हैं? नहीं, डीजल और पेट्रोल का सिर्फ रिस्पॉन्स क्या है, हीट प्रोड्यूस करना, थ्रू सोर्स तक, हॉट बॉडी तक सीमित है। ठंडे इंजन को तो बस गर्म नहीं किया जाता है, मतलब अभी मतलब ये होता है ना आजकल के टाइम में। हाँ, वो तो हम सोर्स मेंटेन करते हैं, वो जो इंजन को हीट करके गर्म करते हैं तो वो तो हम सोर्स मेंटेन करते हैं, हाँ, हॉट बॉडी मेंटेन करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है, वो तो ये कह रहा है कि इंजन अपनी इनिशियल पोजीशन से वापस जब इनिशियल पोजीशन पे आता है तब एंट्रोपी होती है। हाँ, मतलब जो इनिशियल पोजीशन क्या है कि गैस ने हीट ली, वर्क किया, फिर प्रारंभिक साइकिल, बार बार साइकिल में ही चलता है, तो वो इंट्रोपी, साइकिल आफ्टर द साइकिल, इंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। व्हेन साइकिल आफ्टर द साइकिल, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। ये है। ठीक है, जाओ बच्चों।